हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों का तैयारी होते होगा। देखिए देखिए हम लोग जो है पहले वाला चैप्टर केमिस्ट्री का वो पढ़ लिए थे। अब जो दूसरा चैप्टर है वो अम्ल भस्म और लवण है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और ये भी 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। बस हम वही पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, एग्जाम से रिलेटेड होगा, उसी को पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अम्ल भस्म और लवण में जो है ना, एक और है लवण। तो देखिए अम्ल भस्म लवण में सबसे पहले हम इनका परिभाषा जान लेते हैं। सिर्फ जान लेते हैं, वो पूछता तो नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान जरूर रखना, हो सकता है आ जाए तो। अब देखो अम्ल का सबसे पहले जानते हैं। देखो वैसे तो अगर साधारण परिभाषा देंगे तो अम्ल जो होता है ना वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। किसी भी धातु से अभिक्रिया करके, वो समीकरण द्वारा हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कि Zn कोई धातु है और HCl अम्ल है, तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो ZnCl प्लस ये H2 गैस यहाँ पर निकलेगा, यानी यहाँ पे 2HCl हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे इसको संतुलित कर देते हैं। तो देखिए तो ये हो गया, मतलब अम्ल जो स्वाद में तो खट्टा होता ही है, साथ में अगर इसको हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन अर्हेनियम साहब जो था उसने अलग ही प्रकार की परिभाषा दिया कि जल में जो जब हम अम्ल को क्या करेंगे, घुलाएंगे, तो पूर्ण रूप से वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यानी जब हम जल में घुलाते हैं किसको, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे अगर मान लीजिए कि H2O में हम यही HCl को मिला दिए, इसमें H2O में, तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन, यानी H प्लस आयन। ये इसमें क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये इसका अर्हेनियम परिभाषा देता है। ठीक है। अब दूसरा भस्म का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल सा चीज है, इसको आप लोग भी जानते हुए, किताब में भी आप लोग पढ़े हुएगा। देखिए भस्म किसको कहेंगे, जो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, और ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी अगर हम सीधा सा देखेंगे कि अम्ल भस्म जो है तो क्या होता है, स्वाद में कड़वा। अगर समीकरण को देखेंगे तो भस्म क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके, तो भस्म मान लीजिए कि NaHCO3 प्लस अम्ल ले लीजिए कोई भी HCl, तो ये लवण और जल बनेगा। यानी देखिए NaCl क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, और जल इसमें H2O ये बनाता है, मतलब NaCl प्लस H2O, तो लवण और जल बनाया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब भस्म कहते हैं। यानी भस्म का थोड़ा गुण, कहने का मतलब भस्म का अगर गुण दर्शा दीजिए तो वही भस्म की परिभाषा हो जाएगा, चाहे अम्ल का गुण दर्शा दीजिए तो वही मतलब अम्ल का परिभाषा हो जाएगा। अब जो भस्म क्या होता है, जल में घुल जाता है तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। बस ये साधारण सी परिभाषा। और लवण तो यही से हो जाएगा कि अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। ये लवण की परिभाषा हम लोग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा इसको जान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुण, जो यहाँ पर मुख्य पॉइंट है ना, गुण, गुण से हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए, कभी कभी गुण लिखने के लिए भी बोल देता है। तो देखिए अम्ल का अगर गुण की हम बात करेंगे तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, वो हम लोग जानते हैं। कभी अगर टेस्टिंग करने का मौका मिले तो थोड़ा टेस्टिंग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो हानिकारक होता है। अब देखिए अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है स्वाद में। ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी जो ये लिटमस पत्र है ना, वो थैलाफाइटा वर्ग यानी थाइलोफाइटा वर्ग के एक पौधा है जिसका नाम है लाइकेन। यानी उस लाइकेन पौधा से निकाला गया है क्या, लिटमस पत्र, जो गुलाबी रंग का एक अर्क होता है। तो इसको ध्यान रखना कि लिटमस पत्र क्या होता है, तो थाइलोफाइटा वर्ग के एक लाइकेन नाम का पौधा से निकाला गया एक अर्क है, जिसे हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। ये लिटमस पत्र जब हम कहाँ ले जाते हैं, अम्ल में ले जाते हैं ना, तो अम्ल में वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कौन सा, तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तो वो विलयन क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बार बार। और देखो अगला अगर हम देखेंगे तो देखिए अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल, जो हम दिखाए थे एग्जाम्पल में। यानी अम्ल भस्म से, जैसे अम्ल ले लीजिए HCl, अब भस्म कोई भी ले लीजिए NaOH, ये क्या बनाएगा, तो NaCl प्लस H2O, यानी ये हो गया लवण, ये हो गया जल। इसीलिए हम कहते हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। ये किसका गुण है, तो अम्ल का गुण अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट जो है
वो अम्ल क्या करता है, जब अम्ल को हम लोग जल में मिलाते हैं ना तो उसमें से उष्मा उत्पन्न होता है, यानी फड़फड़ाहट के साथ वो बाहर निकलता है। इसीलिए कभी भी जो सांद्र H2SO4 होता है, सांद्र मतलब गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत ही हानिकारक होता है, उसको जल में कभी भी मत डालिएगा, क्योंकि हो सकता है वो छिड़क करके आपके चेहरा पे पड़ जाए, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जब हम अम्ल को किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अब अगला जो हम देखेंगे वो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है। तो अम्ल जब जब धातु से अभिक्रिया करेगा तब तब वो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समीकरण भी पूछते रहता है। तो देखिए एक अम्ल का हम ले लेते हैं, कोई भी अम्ल ले लीजिए, यही ले लीजिए HCl, किसी भी धातु से अभिक्रिया करा दीजिए, जैसे ZN बताए भी थे पहले भी, तो क्या बनेगा ये ZnCl प्लस H2 गैस, यानी 2HCl और 2ZN, इसको समीकरण को संतुलित कर दिया। यानी देखिए तो ये जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दिया, इसको ध्यान पे रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अम्ल धातु के कार्बोनेट, अब धातु के कार्बोनेट का मतलब क्या, तो धातु के साथ जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट मतलब CO3, अब बाई कार्बोनेट मतलब HCO3, तो इसके पहले धातु लग गया था धातु का कार्बोनेट, इसके पहले धातु लग गया था धातु का बाई कार्बोनेट, कोई दिक्कत। तो ये धातु का कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जब किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लिए यहाँ पर, जिंक कार्बोनेट, जब जिंक कार्बोनेट को हम सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, तब क्या देता है, तो ये ZnSO4 हो गया, और साथ में H2O मतलब जल, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इंपॉर्टेंट ये है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल जो होता है वो अभिक्रिया करके क्या देता है, तो मुख्य रूप से ये हाइड्रोजन गैस देता है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है समीकरण भी पूछ दे इस टाइप का, तो इससे रिलेट करके याद रखिएगा इसको। जो धातु का ऑक्साइड होता है, अब धातु के ऑक्साइड का मतलब क्या, धातु का ऑक्साइड का मतलब कि धातु और ऑक्सीजन का संयोग, यानी धातु के साथ जब ऑक्सीजन रहेगा मतलब वो धातु का ऑक्साइड कहलाएगा। धातु का ऑक्साइड जो होता है ना वो भास्मिक होता है, यानी भस्मीय प्रवृत्ति का रहता है, यानी उसमें भस्म का गुण रहता है, और ये भस्म जब कभी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देता है, ये सब कोई जानता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि धातु का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, भस्मीय, जो अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया करके लवण और जल देगा। जैसे धातु का ऑक्साइड CO कॉपरिक क्यूप्रस ऑक्साइड, तो ये और अम्ल अभिक्रिया करके ये देखिए लवण और ये जल, ये इसका पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये धातु का सारा गुण था, इसको याद रख लीजिएगा, तो 1-2 नंबर तो पक्का है, इसमें से आना ही आना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछते कि धातु के गुण को लिखिए, 2-3 मार्क में पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है भस्म का गुण। किसका गुण, भस्म का गुण। अब देखिए भस्म तो हम लोग जान गए हैं कि वो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी जब हम भस्मीय जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को लेके जाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा, नीला बन जाएगा। जब ये नीला ये हो जाए तो समझ जाइएगा कि वो विलयन क्या है, भस्म है। ये पहचानने का एक टेक्निक है। लिटमस पत्र बताइए दिए क्या है, थैलोफाइटा वर्ग के लेकिन पौधा से निकाला गया एक गुलाबी रंग का अर्क, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके, वही बात लवण और जल, ठीक उसी का उल्टा बात एक ये थोड़ा बहुत का अंतर है। भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देगा, लवण और जल, और भस्म भी जल से अभिक्रिया करके वही देता है, उष्मा ही देता है। क्या देता है, उष्मा। ध्यान रखिएगा, भस्म भी क्या कर देगा, जल के साथ अभिक्रिया करके ये भी उष्मा देता है। भस्म भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देता है। कोई जो अगला पॉइंट है, यानी भस्म धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, ये भी हाइड्रोजन गैस ही देता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भस्म भी धातु से अभिक्रिया करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस ही देगा। और देखिए जल में विलय भस्म, यानी जो भस्म जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। अब देखिए अगला जो है सो अधातु का ऑक्साइड। जैसे धातु का ऑक्साइड होता है तो उसी प्रकार से अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड ना अम्लीय प्रवृत्ति को होता है, तो वो भस्म से अभिक्रिया करके क्या देगा, लवण और जल। जैसे अधातु होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ऑक्सीजन जब ये संयोग होता है, धातु अधातु का ऑक्साइड हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH लग गया मतलब वो क्या है, मतलब वो भस्म है। तो देखिए तो ये अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल देता है।
यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, और जल, यही ना बताया कि अधातु का ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया करके लवण साथ में जल बनाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बात हम पहले भी बताए कि सांद्र H2SO4 को कभी भी जल में नहीं डालना है, क्योंकि इससे आप ही को नुकसान होगा, इसीलिए। अब देखिए इन सब से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछा जाता है पॉइंट सब, वो थोड़ा जान लेते हैं। देखिए 6 से 8% एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, इसी को हम लोग सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका, जिसका उपयोग अचार में किया जाता है, अचार के परिरक्षक के रूप में, ताकि अचार सुरक्षित रहे, इसीलिए सिरका का उपयोग कहाँ किया जाता है, अचार बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उपयोग हो सकता है पूछ दे। कार्बोलिक अम्ल जिसको फिनॉल कहते हैं हम लोग, फिनॉल, फिनॉल का सूत्र होता है H2CO3, ध्यान रखिएगा, ये सब सूत्र सब है। कार्बोलिक अम्ल या फिनॉल एक ही बात होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं लेट्रिन बाथरूम में। अब देखिए अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, बहुत ही हानिकारक होता है, इससे तो बच के रहिएगा, जो बैटरी में रहता है, और ये बैटरी में ही यूज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यही हाइड्रोजन आयन विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाहित करने में मदद करता है। आयन ही तो विद्युत धारा का प्रवाह कराता है, नहीं आयन रहेगा तो फिर विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होगा उसमें। तो इसीलिए बैटरी में यही अम्ल दिया जाता है H2SO4, जो बहुत ही हानिकारक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3, जो खाद और विस्फोटक बनाने में, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, रासायनिक खाद और विस्फोटक बम सब बनाने में इस HNO3 का उपयोग किया जाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल का। तो ये सब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, और जितना भी इधर का पॉइंट था उस पर भी ध्यान दीजिएगा, और यहाँ तक आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा, लैब तो हम रहते नहीं है। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मतलब सामने में आकर ऐसे ही पढ़ाए, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग में थोड़ा तो जरूर आप लोगों को दिक्कत होता होगा। हम कोशिश करेंगे उनकी टाइम निकालने का। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो।